दोस्तों, एक फौजी की लाइफ कितनी हार्ड होती है, ये तो हम सबको पता है। पूरे साल में उनको गिनती के दिन होते हैं, जो अपने परिवार के साथ उनको गुजारना होता है। बाकी साल तो वो बॉर्डर पर और इधर-उधर देश की रक्षा और देश की सेवा में ही उनका पूरा समय बीतता है। दोस्तों, ऐसे ही एक फौजी होते हैं, जिनका नाम होता है राजेश। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला लड़का होता है और वो 4-5 महीनों के बाद अपनी ड्यूटी से अपने घर छुट्टी आता है। जब छुट्टी आता है, अपने माता-पिता से मिलता है, उसके माँ-बाप उसे देख कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो भी जब अपने माता-पिता से मिलता है, तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि कई महीने के बाद अपने माँ-बाप की शकल उसे देखने को मिली थी और उसके माँ-बाप को भी कई महीने के बाद अपने बेटे का शकल देखने को मिला था। वो अपने माता-पिता का इकलौता संतान होता है। उसकी अभी कुछ ही 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी भी काफ़ी खूबसूरत होती है, उसका नाम विभा होता है। दोस्तों, जब वो घर पहुँचता है, तो देखता है कि विभा घर पे नहीं है, तो अपनी माँ से पूछता है, "माँ, विभा कहाँ पर है?" तो उसकी माँ कहती है, "बेटा, अभी कल ही उसका भाई आया था और उसको लेकर के अपने मायके गया हुआ है, अपने गाँव गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक नया घर जो बनवाया था, उस घर का पूजा-पाठ करना था। वो बोल कर के गया था कि मैं कल पहुँचा दूँगा, आज उसके घर में पूजा है।" तब राजेश कहता है, "ठीक है माँ, मैं खुद चला जाता हूँ और जा कर के उसको शाम तक लेकर के आता हूँ।" उसकी माँ बोलती है कि तुम किस लिए परेशान होगा, अभी थका मादा आया हुआ है, आराम करो, कल वो खुद ही लेकर के आ जाएगा। लेकिन राजेश को अपनी पत्नी से मिलना था, कई महीने के बाद वो छुट्टी आया हुआ था, उसके शरीर में भी और उसके मन में भी बेचैनी थी और फिर वो माँ से कहता, नहीं माँ, मैं चला जाता हूँ, थोड़ा मेरा भी मूड चेंज हो जाएगा और मैं थोड़ा घूम घाम करके भी आ जाऊंगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है, तुम चले जाओ। और फिर वो अपनी बाइक उठाता है और अपनी पत्नी के गांव के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी का गांव भी वहीं मुजफ्फरपुर में ही एक कोई गांव, उसके गांव से नजदीक ही होता है, तकरीबन 70-80 किलोमीटर के आसपास होता है। और वो बाइक से चल देता है और अपने पत्नी के गांव पहुंच जाता है। जब अपनी पत्नी के गांव पहुंचता है, तो अपने ससुराल में पहली बार आया हुआ था शादी करने के बाद। उसके ससुराल में जब उसके सास ससुर और उसके साले वगैरह उसको देखते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं कि जीजा जी आए हैं। बहुत आओ भगत होता है, बहुत उसे प्यार से, बहुत ही इज्जत और सम्मान दिया जाता है। फिर वो अपने पत्नी से मिलता है और कहता है कि भाई, अब तुम्हारे घर का अगर प्रोग्राम वगैरह हो गया है, तो चलो अब गांव चलते हैं, क्योंकि फौजी आदमी की लाइफ ही इतनी है कि छोटी सी छुट्टियां हैं और उस छुट्टियों में, उसी में पूरे साल का हमें एंजॉयमेंट करना होता है। वो अपने पत्नी से कहता है कि चलो अभी और गांव चलते हैं। उसकी पत्नी कहती है, विभा जिसका नाम होता है, वो कहती है कि इतना क्या जल्दी है, आज तो रुक जाइए, कल आराम से चल चलेंगे। भैया ने तो हमारे बताया ही था कि मैं कल पहुंचा दूंगा, तो इतना क्यों परेशान हो गए। वो बोला कि तुम क्या समझोगी फौजी आदमी की परेशानी। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहती है कि अपने माता पिता को बता दो, मुझे अभी लेकर के तुम्हें चलना है। विवाह अपने माँ बाप से कहती है कि देखिए, आए हुए हैं और बोल रहे हैं चलने के लिए। उसके माँ बाप भी, हर व्यक्ति को पता होता है कि एक फौजी आदमी की एक लिमिटेड छुट्टी होती है, उसी में अपने पूरे साल का उनको एंजॉयमेंट करना होता है। उसके माँ बाप भी उसे मना नहीं करते हैं, उसका भाई भी मना नहीं करता है, कहता है कि ठीक है, लेकर के जाइएगा, लेकिन अब तो शाम होने वाला है। अब शाम को आप कैसे लेकर के जाएंगे, रास्ता 70-80 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर आपको जाने में अंधेरा हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आज रात रुकिए, कल सुबह आराम से लेकर के जाइएगा। लेकिन जो राजेश होता है, राजेश मानता नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता है और कहता है, नहीं, मुझे अभी लेकर के जाना है, मैं आज ही आया हूँ, माँ बाप से भी अच्छे तरीके से मिला नहीं हूँ और यहाँ मैं रुकूंगा तो मेरे माता पिता भी बोलेंगे कि देखो कैसा लड़का है कि जैसे ही छुट्टी आया और ससुराल में जाकर के रुक गया, तो मुझे आज जाना ही पड़ेगा। जब वो नहीं मानता है, तो लास्ट में सब लोग हार करके और कहते हैं, ठीक है, लेकर के जाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक लेकर के जाइएगा, ज्यादा गाड़ी हाईवे पकड़ करके और हाईवे के ऊपर ज्यादा तेज स्पीड से नहीं चलाइएगा, 30-40 की स्पीड से ज्यादा मत चलाइएगा और आराम से धीरे धीरे लेकर के जाइएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत फोन करिएगा। वो अपनी पत्नी को लेकर के चल देता है। एक एनएच पड़ता है 58, उस एनएच से ही होकर के उसको जाना होता है। एनएच को पकड़ लेता है और बहुत ही आराम से 30-40 की स्पीड से अपनी पत्नी के साथ चल रहा होता है। मौसम काफी सुहाना होता है, अंधेरा होने वाला होता है, 6-7 बजने का समय होता है और फौजी आदमी बहुत ही मूडी आदमी होता है। वो अपने गाना गुनगुनाता हुआ और मोटरसाइकिल लेकर के चल रहा होता है, पत्नी से बातें करता रहता है और उसके दिलों की जो उमंगे थी, वो बिल्कुल पराकाष्ठा पर थी कि आज बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद आज अपनी पत्नी से मिलन होगा। और इसी खुशी में झूमते हुए और गाते हुए अपनी मोटरसाइकिल से चल रहा था। उसके अभी कुछ ही देरों में उसके साथ कौन सी घटना घटने वाली थी, जो उसकी जिंदगी को बदल देने वाली थी, उसको पता नहीं था। वो बिल्कुल ही अनजान था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा विभत्स घटना घटने वाला है, जो उसका पूरा जीवन
नष्ट कर देने वाला है, पूरा जीवन उसका और उसकी पत्नी का तबाह कर देने वाला है। दोस्तों, क्या थी कहानी और क्या उसके साथ अभी घटने वाला है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। ये सारी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब राजेश मोटरसाइकिल से चल रहा होता है और अपनी आराम से अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए, खुशी से मौज मस्ती करते हुए जा रहा होता है, तो तकरीबन 15-20 किलोमीटर चला होगा। उसके बाद एनएच पर एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की दुकान होती है। वहां पर दाहिने साइड में उसके 4 मोटरसाइकिल वाले होते हैं। उस 4 मोटरसाइकिल के साथ 10 व्यक्ति होते हैं और वहीं दुकान के पास झोपड़ी टाइप की थी। ऐसे उसके नीचे पूरा जंगल ही जंगल था, वहां पर पूरे बगीचा टाइप का था और पूरा जंगल था। वहीं पर एक झोपड़ी थी और वो झोपड़ी सिर्फ इसीलिए थी, वो नशेड़ियों का अड्डा था। वहां पर लोग नशा वगैरह बैठ करके करते थे, वहां से जंगलों में झाड़ियों में भागते थे जब पुलिस वगैरह आती थी। वहीं पर 4 व्यक्ति, 4 मोटरसाइकिल से 10 व्यक्ति वहीं पर बैठ करके और शराब पी रहे थे। वो जब वहां से निकलता है तो वहां से क्रॉस करता है, उनको अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, ये 10 बैठ करके यहाँ पर शराब पी रहे हैं, ये सब नशेड़ी हैं। वो अपने पत्नी से बात ही कर रहा होता है, तब तक से वो चारों बाइक से 10 आदमी उसको क्रॉस करते हैं और उसके सामने मोटरसाइकिल ले आकर के और खड़ा कर देते हैं और उसे जबरदस्ती रोकने के लिए कहते हैं। फौजी आदमी थोड़ा तैश में होता है, वो बोलता है कि बदतमीज कहीं के, तुम लोग यहाँ पर किस लिए आकर के हमारे सामने खड़े हो गए? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से? तभी उसमें से एक व्यक्ति उतरता है और उतर के उसके हाथ में एक कट्टा होता है, उसके सामने कट्टा तान देता है। अब राजेश डरने लगता है और उसकी पत्नी भी बिल्कुल बुरी तरह से डर जाती है। दोनों मोटरसाइकिल रोक करके वहां नीचे उतर जाते हैं और जैसे ये लोग नीचे उतरते हैं वैसे ही 10 आदमी जो चारों मोटरसाइकिल पर थे सब आ जाते हैं, इनको घेर लेते हैं। कुछ लोग हथियार इनके ऊपर तान करके रखते हैं, बाकी कुछ लोग इन्हें जबरदस्ती उठा करके और घसीट करके दोनों व्यक्तियों को और वहां से नीचे जो झाड़ियां था, जो पेड़ वगैरह पेड़ पौधे थे, जो जंगल टाइप का था, उसके अंदर लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, अंदर लेकर के जाते हैं, ये लोग दोनों चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वहां पर एक दो व्यक्ति उस रोड से क्रॉस भी कर रहा था, इन लोगों को देख भी रहा था। एक दो क्या, कई लोग, उस हाईवे था, हाईवे से बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, वो इनको देख रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचा कि इनको बचाना चाहिए, इन गद्दारों को, इन दरिंदों को रोकना चाहिए। और हर व्यक्ति अपने अपने काम में निकल जाता है। देख देख करके लोग निकल जाते हैं। ऐसे भी नपुंसक लोग आज हमारे समाज में हैं और इसको जबरदस्ती इन दोनों को लेकर के वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जा करके उसके पति को वहीं पर एक आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में रस्सी से बांध देते हैं, उसके हाथ पैर सब कुछ बांध करके, और उस आम के पेड़ के साथ उसे जबरदस्ती बांध दिया जाता है। दोस्तों, उसका पति फौजी होता है, ताकत की कोई कमी नहीं होती है। कई बार तो वो सबको छुड़ा छुड़ा करके और मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन एक अकेला सिंगल व्यक्ति, और वो 10, जब वो किसी को मारने की कोशिश करता है तब तक से कट्टा उठा करके उसके पत्नी के ऊपर वो लोग तान देते थे और कहते थे कि अगर तू चुपचाप नहीं रहेगा तो तेरे पत्नी को जान से मार देंगे। अब वो बेचारा हाथ वहीं पर रुक जाता था। अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो शायद वो 10 को मार करके वो निकल सकता था, लेकिन पत्नी की वजह से वो फौजी मजबूर हो गया था और ये जैसे जैसे उसके साथ करते रहे वो सब कुछ सहता रहा। उसे उस पेड़ में बांध देते हैं, उसका हाथ पर सब कुछ बांध देते हैं और उसकी पत्नी को वहीं पर उसके सामने वहीं पर लिटा करके और बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। उसकी पत्नी के कपड़ों को फाड़ दिया जाता है, उसको निर्वस्त्र कर दिया जाता है और निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ बारी बारी से ये लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वो पति चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है और कहता रहता है कि छोड़ दो मेरे पत्नी को, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो चुपचाप जा रहे थे, हमने तो कुछ बोला भी नहीं आप लोगों को, किस लिए किसी की इज्जत को खराब कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है और मेरे सामने मेरी पत्नी का इज्जत मत लूटो। बेचारा रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी पत्नी भी रो रही थी और चिल्ला रही थी और दुहाई दे रही थी। वो यहाँ तक बोल रही थी, भैया मैंने आप लोगों का क्या किया है, मेरी इज्जत बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, आपके माँ की कसम, आपकी बहन की कसम। बहुत कुछ बेचारी बोलती है कि कुछ भी इन दरिंदों के ऊपर किसी भी बात का असर कर जाए और ये हमें छोड़ दें, लेकिन वो दरिंदे, उनके ऊपर दरिंदगी इस तरह से सवार था कि उस बेटी को, उस बहन को बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक हटता था, दूसरा दूसरा हटता था, तीसरा तीसरा हटता था, चौथा, इस तरह से 10 के 10 बारी बारी से उसके पति के सामने उसका शारीरिक शोषण करते रहे
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे, परेशान हो जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके साथ जबरदस्ती होने लगता है, उसको शारीरिक अंगों में, इंटरनल ऑर्गन्स में उसको काफी पीड़ा होने लगती है, और उसका पति सामने बैठा हुआ आंखों को अपने मीचता रहता है, आंखों को बंद करता रहता है और खोलता रहता है और चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, लेकिन वहां पर उसका सुनने वाला कोई भी नहीं। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि उस रोड से आने जाने वाला व्यक्ति भी अगर थोड़ा ध्यान देगा तो वो उस चीख को सुन सकता था, क्योंकि उस रोड से बहुत ज्यादा दूरी नहीं था। लेकिन हर व्यक्ति उसको सुन करके भी अनसुना करके और उस रोड से आ रहा था, जा रहा था। दोस्तों, ऐसे उसके साथ तकरीबन 4 घंटे तक, उसी जंगल में 4 घंटे तक उसके साथ शारीरिक शोषण होता रहा, और वो जो पत्नी भी रोती रही और पति भी उसके सामने रोता रहा। 4 घंटे के बाद जब ये लोग संतुष्ट हो लेते हैं, तो उसके बाद उसके पति को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर ये बात किसी के कानों कान तक अगर पहुंच गई तो उसी दिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जान से मार देंगे। अगर हमारे बारे में तुम्हें पता नहीं होगा तो आसपास के इलाके में पता कर लेना हम लोग कौन है और कहां तक हमारी पहुंच। दोस्तों, उसके बाद वो लोग चलने लगते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है उस्मान, जो उनका हेड होता है। उस्मान कहता है, यार अभी फिर से थोड़ा सा मन कर रहा है, एक बार और कर लेते हैं। उसका पति चिल्लाता है कि अब तो छोड़ दो पापियों, दरिंदों, तुमने अब क्या छोड़ा है। वो चीख रही है, उसको इतना दर्द कर रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन तुम लोग अभी भी दिल नहीं भर रहा है। उसके बावजूद फिर उस्मान जाता है और उसमें से 4 व्यक्ति दोबारा से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये उसके पति को और उसको धमका करके वहां से चले जाते हैं। वो 8 व्यक्ति जो थे, टोटल 10 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 नाबालिग थे। उनका नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी गाइडलाइंस है हमारे न्याय व्यवस्था की। जो 8 व्यक्ति थे उसमें एक का नाम होता है उस्मान, दूसरे का शाहरुख, तीसरे का साबिज, चौथे का आंसू, पांचवें का आबिद, छठे का साहिर, सातवें का इसरार और 8वें का जावेद। ये 8 व्यक्ति होते हैं, और 2 व्यक्ति और होते हैं जो कि अभी उनकी उम्र 18 साल से कम होती है। दोस्तों, जब ये लोग वहां से ये सब कुकृत्य करने के बाद चले जाते हैं, पत्नी किसी तरह से अपने आप को संभालती है और वहां से उठ करके और आती है और अपने पति को की रस्सी खोलने लग जाती है। उसका पति चीखने लगता है, कहता है कि अब मुझे मत खोलो, अब मुझे नहीं खोलना, मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं एक फौजी हूँ। हम देश की रक्षा करते हैं, देश के इतने बड़े देश की रक्षा करते हैं, इतने 150 करोड़ लोगों की हम रक्षा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, लेकिन मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मैं अपने पत्नी को अपने सामने ही अपनी पत्नी को लुटते हुए देखता रहा, और इन दरिंदों से मैं अपने पत्नी को नहीं बचा पाया, तो मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है और मैं अब जीना नहीं चाहता। और इतना कह करके वो रोने लगता है। पत्नी भी वहीं रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। पत्नी को शरीर में काफी दर्द हो रहा था, फिर भी अपने पति से कहती है कि इसमें आपकी क्या कसूर है, कसूर तो उन लोगों का है, उनको दंड मिलना चाहिए, आपकी क्या गलती है। और उसके बाद अपने पति को खोल देती है। वहां से पति अपनी पत्नी को किसी भी तरह से उठा करके, संभाल करके बाइक तक लेकर के आता है, और बाइक पर बैठा करके किसी भी तरह से उसको घर लेकर के आता है। दोस्तों, उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि देखिए, जो कुछ भी हो गया, अब इसकी बात ये किसी के सामने मत करिएगा, किसी को बताइएगा मत कि आपकी पत्नी के साथ 10 लोगों ने ऐसा रेप किया है, आपकी पत्नी की इज्जत लूटा है, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी और मैं फिर अपना जान दे दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बेइज्जत हो करके और अपनी इज्जत लुटा करके और इस दुनिया में, इस संसार में रहूं। इसलिए अपना मुंह बंद रखिएगा, किसी के सामने अपना मुंह खोलिएगा मत। अपने पति को कसम धराती है, और वो पति कहता है कि अगर तुम ऐसे कसम धराओगी तो ऐसे पापियों का तो मन बढ़ता ही रहेगा। ये आज तुम्हारे साथ, कल किसी और के साथ करेंगे, तो इनको पनिशमेंट कैसे मिलेगा, इसको अपने इनके किए की सजा कौन दिलाएगा। तुम एक फौजी की पत्नी हो, इतना तो तुम्हें निडर होना चाहिए। फिर भी वो कहती है कि नहीं, मैं निडर कुछ भी हूं, लेकिन मेरी इज्जत मेरी सबसे बड़ी थाती है, और अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसके साथ 10 लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया है, तो मैं उसी दिन अपना जान दे दूंगी, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाऊंगी। जब इस तरह से कहती है तो उसका पति भी डर जाता है, और फिर ये दोनों किसी से बात नहीं करते हैं, चुपचाप
अंधेरा हो गया था, रात हो गया था, इनके फटे हुए कपड़े और शारीरिक दशा को भी घर वाले नहीं देख पाते हैं, और रात में ये रास्ते पर जब जा रहे थे तब भी कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि इनके साथ जो कार्रवाई हो रही थी 7 बजे से लेकर के 11 बजे रात हो चुकी थी। उस टाइम पर रोड सूना पड़ा हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था। वो अपने घर पहुंच करके और चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं, किसी भी तरह से अपना शरीर को साफ वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद कपड़ा वगैरह बदल लेते हैं। पूरी रात दोनों सोए रहते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं होती है। एक तरफ पत्नी रोती रहती है, दूसरी तरफ पति रोता रहता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि अब पति भी सोचता है कि अब पत्नी को क्या मुंह दिखाऊं, जब मैं अपनी पत्नी की ही रक्षा नहीं कर पाया, और पत्नी भी सोच रही थी कि अब मेरे पास बचा ही क्या है, मेरी इज्जत तो लुट चुकी है, अब मैं अपने पति को क्या बोलूंगी, क्या करूंगी पत्नी के साथ, पति के साथ। ये दोनों अब एक बिल्कुल अंधकार में जीवन जी रहे थे दोस्तों, और बहुत तकलीफ से जी रहे थे। किसी भी तरह से दोनों रात काटते हैं, और रात कटने के बाद जब सुबह होता है तो राजेश कहता है कि देखो, अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं ये सारी बातें पुलिस को बताऊंगा। दोस्तों उसकी पत्नी कहती है मत करिए ऐसा, लेकिन कहता है नहीं, मुझे अब तुम्हारा ये सब चीजें देखा नहीं जाता है, और जब तक मैं इन दरिंदों को इसकी सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। या तो तुम मुझे छोड़ दो फ्री, कि मैं इनको ढूंढ ढूंढ करके एक एक को मार दूं और उसके बाद मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, नहीं तो मुझे पुलिस का केस करने दो। उसकी पत्नी अपने पति की बात मान जाती है, और वो फिर वहां से नई मंडी पुलिस चौकी चला जाता है, जो वहीं मुजफ्फरनगर की एक पुलिस चौकी होती है। उसमें जा करके और कंप्लेन करता है, और सारी बातें पति पत्नी दोनों जाकर के जब वहां के थानेदार को बताते हैं, तो थानेदार मुस्कुरा रहा होता है, चुटकियां ले रहा होता है, और कहता है कि ऐसा ऐसा होता है क्या, ये सब बनावटी कहानियां मत लेकर के आया करो तुम लोग। राजेश कहता है देखो मैं फौजी हूँ, मैं फौजी आदमी झूठ नहीं बोलता है, और कोई भी अपनी इज्जत आपके थाने पर आकर नीलाम करने के लिए नहीं आएगा। हमारे साथ घटी है घटनाएं, तभी हम लोग आए हैं आपके पास। और आप ये इस लड़की की देखो, इसकी हालत देखो, ये अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाई है। इसको जब भी कोई टच करता है तो उसके शरीर में जैसे कि कंपन सा शुरू हो जाता था, बेचैन सा हो जाती थी, इतना उसके ऊपर गहरा आघात लगा था। जब ये सारी चीजें पुलिस वालों को बताता है तो पहले तो पुलिस वाले उसे भगा देते हैं, और जब पुलिस वाले भगा देते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं, तो फिर ये सीधे जाता है वहां के एसएसपी होते हैं, जिनका नाम होता है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव के पास जाता है अपनी पत्नी को लेकर के, और सारी वृतांत बताता है। अभिषेक यादव काफी सीरियस, काफी अच्छे पुलिस अधिकारी होते हैं, वो इसकी बातों को काफी सीरियस लेते हैं, और जो वहां का चौकी इंचार्ज होता है उसको काफी उल्टा पलटा बोलते हैं, काफी खिंचाई करते हैं, और कहते हैं तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये केस झूठा है, बनावटी है। सबसे पहले तुम जाओ वो NH-56 जो है, NH-58, उस NH का उस एरिए के 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर पीछे जहां पर इनके साथ क्राइम हुआ है, वहां पर जाओ और वहां के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो लेकर के आओ। पुलिस जाती है और उस NH पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनका फुटेज लेती है सारे, और जब फुटेज को मिलान किया जाता है, जब उस फुटेज को देखा जाता है, तो उस एक जगह की फुटेज में क्लियर कट वहां पर आ जाता है कि उस रोड पर एक जगह ये शराब पीते हुए दसों दिखते हैं, और दूसरे फुटेज में इस लड़के के साथ और इस लड़की के साथ मारपीट जबरदस्ती करते हुए उनको खींच करके घसीट करके जंगल की तरफ लेकर जाते हुए दिखते हैं। दोस्तों जब ये फुटेज मिल जाता है तो एसएसपी साहब काफी डांटते हैं उस पुलिस चौकी इंचार्ज को, वहां के पुलिस वालों को, कि तुम लोग यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए बैठे हो या तुम खुद ही जज बन करके बैठे हो। काफी उनको बोलते हैं, और उसके बाद इस केस की तहकीकात शुरू हो जाती है। इस केस में 500 पुलिस वालों को लगा दिया जाता है, और जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके उन जो 10 क्रिमिनल्स हैं उनका प्रिंट आउट निकाल करके आसपास के जितने भी गांव हैं, जितना भी एरिया है, चारों तरफ पुलिस वाले लेकर के घूमते हैं, पता करते हैं। तकरीबन 48 आवर्स के बाद पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि ये आठों कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, किस किस गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले उसकी फोटो लेकर के चारों तरफ घूमते हैं, दिखाते हैं, तो कुछ लोग उन व्यक्तियों को पहचान लेते हैं, और उनके अनुसार बताया जाता है कि जिसमें से 4 व्यक्ति होते हैं, उस्मान, शाहरुख, सावेज और आंसू, ये मखियाली गांव के रहने वाले होते हैं, और 4 जो होते हैं आबिद, साहिर, इसरार और जावेद, ये होते हैं वहीं पर एक मदीना कॉलोनी होता है उसके रहने वाले होते हैं।
बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो भी इन्हीं के साथ के रहने वाले थे, लेकिन उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों नाबालिग। उसके बाद जो एसएसपी अभिषेक होते हैं, अभिषेक यादव काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और उनके बाद उस महिला को जिसका नाम विभा होता है उसको बुलाया जाता है, उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया जाता है और उसके सारे कपड़ों के ऊपर जो लगे हुए ब्लड थे, उसके नाखून, सारी चीज़ों का टेस्ट कराया जाता है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और जब लैब में परीक्षण कराया जाता है तो क्लियर हो जाता है कि ये जो 8 थे, जो 10 थे, इन्हीं के खून उसके शरीर पे लगे हुए थे, इन्हीं के शरीर को जो दूसरे नाखून से इनके शरीर को नोचा था ज़बरदस्ती में, इनके खून ब्लड लगे हुए थे। ये सारी चीज़ें जब जाँच हो जाती है, ये 10 को पकड़ लिया जाता है। उसमें से 5 तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं, 3 भागे होते हैं इधर-उधर दूसरे अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर ही उनको भी पकड़ लिया जाता है और जो 2 नाबालिग होते हैं, उनको सुधार गृह में भेज दिया जाता है और बाकी 8 के ऊपर केस चला करके उनको जेल भेज दिया जाता है। इनके ऊपर काफ़ी गंभीर धाराओं में केस चलाया जाता है और शायद इनको बहुत बड़ी सज़ा होगी। दोस्तों, जो पति-पत्नी थे, राजेश और विभा, इनकी हालत बहुत ही खराब थी। ये ऐसे हो गए थे, मतलब विचित्र टाइप का हो गए थे, पागल टाइप का इनकी एक्टिविटी हो गई थी। इतना इनके ऊपर दरिंदगी हुआ था। पत्नी विभा जो थी, उसकी तो ऐसी हालत थी कि कोई भी अगर टच कर देता था तो उसे लगता था कि जैसे कि वो बिल्कुल पागल जैसे होने लगती थी, बेचैन जैसे होने लगती थी। इन दोनों की काउंसलिंग कराया जाता है कई दिनों तक। लगातार जब काउंसलिंग चलता है तो इनके स्वास्थ्य में और शारीरिक जो सोच में परिवर्तन आता है और धीरे-धीरे ये लोग अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन काफ़ी समय लग जाता है, कई महीनों के बाद। उसका पति तो फ़ौज में नौकरी कर रहा होता है, उसको तो जाना होता है, लेकिन फिर भी फ़ौज से वो कई महीनों की उसको छुट्टी दी जाती है 3-4 महीने के बाद। जब 1 महीने की उसकी छुट्टी बीत जाती है, तो उसके घर वाले उसकी यूनिट में जाते हैं और यूनिट में जाकर के, क्योंकि ये जाने के लायक नहीं रहता है, इसकी हालत बहुत ख़राब होती है और घर वाले उसको अकेले छोड़ते भी नहीं हैं कि कहीं कल गया, इसके दिलो-दिमाग में कुछ गलत चल रहा होगा और कुछ कर लेगा। इसलिए घर वाले उसके यूनिट में जाते हैं, यूनिट में जाके वहाँ के कमांडिंग अफ़सर से मिल कर के और कहते हैं कि ऐसे-ऐसे मेरे बेटे और बहू के साथ हो गया है। तो उसको और भी छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, 2-3 महीने की छुट्टी दे दी जाती है और वो 3-4 महीने घर पर ही रहता है। उसके बाद उसकी मनोदशा भी परिवर्तित हो जाती है, वो भी ठीक हो जाता है और पत्नी को धीरे-धीरे थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब उसकी पत्नी भी पूरी तरह से सही हो चुकी है और उस पुराने गमों को भुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे गम, ऐसी तकलीफ़ें ये आजीवन व्यक्ति को अंदर ही अंदर टेसती रहती हैं, तकलीफ़ देती रहती हैं। ऐसे दरिंदे जो दरिंदगी करके तो निकल जाते हैं, अपनी थोड़ी देर की खुशी के लिए, अपनी शारीरिक तृप्ति के लिए एक व्यक्ति को जीवन भर का घाव दे देते हैं। वो इतना भी नहीं सोचते हैं कि जिस पति के सामने पत्नी का उसने ऐसे पत्नी के साथ जो काम किया है, वो कभी भी अपने पति से अब नज़र मिलाने में भी शर्माएगी और पति के सामने जिस पत्नी का उन्होंने किया है, पति भी अगर पत्नी के सामने जब जाएगा तो ये सारी जो क्रियाएँ हैं, जो सारा परिदृश्य है, उसके सामने आ जाएगा। इन दोनों के जीवन को नर्क बनाने के लिए, बनाने से पहले इनको सोचना चाहिए था। लेकिन ऐसे दरिंदे, ऐसे पापी जो अपराध कर जाते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं। मेरे इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को तकलीफ देना और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आगाह करना है कि ऐसे दरिंदे और ऐसे जघन्य अपराधी हमारे समाज में घूम रहे हैं। कहीं भी आते-जाते समय हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करना चाहिए। रात में अगर कहीं निकलते हैं और ख़ास तौर से अगर पत्नी को लेकर के या बेटी को लेकर के या किसी महिला को लेकर के निकलते हैं, तो निकलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हाँ, हम जा रहे हैं, वो रास्ता कैसा है? कहीं हम फँस गए, गाड़ी खराब हो गई, तो हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए रात को निकलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए या हो सके तो ना निकलें रात को, सुबह जा सकता है आदमी, अगले दिन जा सकता है। अपने घर की महिलाओं को लेकर के हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए